नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी अड्डा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं सीधी बात नो बकवास पे आऊँगा कि मैंने इंडियन पॉलिटी का ये एक सीरीज़ शुरू किया है और इसमें मैंने जो पहला चैप्टर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो कैसे तैयार हुई। ऐसा नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देश की आज़ादी के बाद ही शुरू हुआ था। तो दोस्तों, बहुत सारे चैनल्स हैं, चाहे वो दृष्टि आईएएस हो, विज़न आईएएस हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हो, जी मास्टर हो, स्टडी आईक्यू हो, आस्था आईएएस हो, बहुत सारे चैनल्स ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखी, काफ़ी सारा रिसर्च किया, बुक को पढ़ा, चाहे आप लक्ष्मीकांत कह लें, चाहे आप घटना चक्र कह लें, जो भी कह लें। तो उसको रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा कि मैं इसको कैसे कंसाइज करके कुछ अलग तरीके से मटेरियल आपके सामने पेश करूं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बहुत मज़ा आने वाला है आपको पढ़ाई में, मेरे इस वीडियो में और आगे जो भी मैं सीरीज़ लेके आऊँगा। और बेल आइकन पे तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के चैप्टर में हम देखेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पृष्ठभूमि है वो प्लस 25 MCQ क्वेश्चन भी देखेंगे इसके अंदर हम दोस्तों। जी हाँ, तो आप दोनों चीज़ उसको देख सकते हैं कि आपने क्या सीखा, और इस में से आप कम से कम 50 क्वेश्चन तो निकाल ही सकते हैं। एंड ट्रस्ट में आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला अगर बीपीएससी 66 के प्रीलिम्स में पूछता है तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास जो था वो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम के तहत शुरू हुआ। और दोस्तों, कंपनी का जो शासन था वो 1773 से लेकर 1858 तक था। उसमें 1773 से 58 तक इसलिए क्योंकि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था तो 1858 से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। जो शासन जो था, जो पावर था, सीधे ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया था। तो तो दोस्तों, इसमें पहला जो था वो था कि 1773 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रण करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह पहला कदम था और पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। और इसी एक्ट से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डली। समाप्त हालांकि 1853 में हुई थी वहाँ पे। मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा क्या था वहाँ पे सीन था। तो ये पहला कदम था जो यहाँ पे शुरुआत हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किस एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डली। तो आपका आंसर होगा 1773। याद रखिएगा। कुछ इसके जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं हम दोस्तों। ये है कि इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, पहला। दूसरा, इसके अंतर्गत बंगाल के आखिरी गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग और पहले गवर्नर जनरल बन गए। जो मतलब पहले गवर्नर थे वो वहाँ पे, फिर वो गवर्नर जनरल बन गए। तो ऐसे एक तरीके से सवाल पूछता है आपसे। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर काम करने लगे। दैट मीन्स 3 प्रांतों में बटा था, बंगाल, मुंबई और मद्रास। तो बंगाल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग वो गवर्नर जनरल बन गए और जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे वो इनके अंदर ही काम करने लगे। तो इनके सीमित कर दिया गया। जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई बाद में वो यहाँ पे सीमित थी। फिर कहना, इस एक्ट के तहत ही 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम क्या था। तो 1773 में आप देख रहे हैं कि 1774 में उसी एक्ट के तहत ही बंगाल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। फिर कह रहे हैं, इस अधिनियम के तहत ही कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। होता क्या था, जब कंपनी का शासन था तो अंग्रेज जितने भी अधिकारी थे उसमें से कुछ इतने चालाक थे कि उन्होंने अपना निजी व्यापार शुरू कर दिया। खूब धन बटोर के, खूब सब कुछ लेके वहाँ पे इंडिया से इंग्लैंड भेजा और उसका उपयोग किया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। फिर आया हमारा 1784 का पेट्स इंडिया एक्ट। ये क्या, रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया और इसी के अंतर्गत
1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम पारित किया गया। सवाल पूछता है कि विच एक्ट वाज कॉल्ड एज अ एक्ट ऑफ सेटलमेंट। द एक्ट वाज 1781। तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, 1784 मार देते हैं वहाँ पे उसका ऑप्शन, लेकिन 1781 होगा। इस अधिनियम की कुछ ही विशेषताएं हम देखेंगे यहाँ पे। जो मेन विशेषताएं मैंने उसको ही ऐड किया जो सवाल पूछ सकता है और पूछता है। इसने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कामों को अलग कर दिया। तो जो दो काम थे राजनीतिक और व्यापारिक, दोनों काम को डिवाइड कर दिया। देन ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन को नियंत्रण प्रदान करने के लिए शक्ति प्रदान किया। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसको भारत में कंपनी के कार्यों को और उसके प्रशासन को नियंत्रण प्रदान करने की शक्ति प्रदान किया। इसके पहले नहीं था, मुक्त रूप से वो आए थे, अपना ट्रेड कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए शक्ति प्रदान किया, भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं आगे आगे जब आप 1813 में चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को समाप्त कर दिया गया था। फिर 1833 में चीन और चाय उसको भी समाप्त कर दिया गया था। तो आप देखेंगे यही कहना चाह रहा है। नेक्स्ट देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके सीधे हम विशेषताओं पे आएंगे। कह रहे इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी सैन्य शक्तियाँ भी निहित थी। तो पहले प्रशासनिक, व्यापारिक, अब सैन्य शक्तियाँ को भी ऐड कर दिया गया। तो ये सवाल पूछता है कि कौन से एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को सैन्य शक्तियाँ दी गई। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यही लॉर्ड विलियम बेंटिक थे दोस्तों जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था, बैन किया था। फिर देखिए भारत के गवर्नर जनरल को भारत की असीमित विधायक शक्तियाँ प्रदान की गई। तो इसमें सिर्फ प्रशासनिक ही नहीं, विधायक शक्तियाँ भी दी गई, असीमित, मतलब कोई सीमा नहीं थी उसकी। फिर कह रहे 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत राजनीतिक कार्य को छोड़कर सभी तरह के व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। तो 1813 में चीन और चाय के साथ व्यापार को समाप्त किया गया था, व्यापार को। और 1833 में क्या हो रहा है कि सभी तरह के व्यापार कार्य को समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ उसका काम था राजनीतिक कार्य करना। फिर कह रहे पहली बार सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था। तो जितने भी सिविल सेवक थे हमारे, उनको करवाने के लिए प्रयास था हमारा 1833 में। तो ऐसे आप पॉइंट्स याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कह रहे 1853 का चार्टर अधिनियम। कह रहे 1793 से 1853 तक चले आ रहे सभी चार्टर अधिनियम में ये आखिरी था। तो आप देख सकते हैं कि हर चार्टर अधिनियम की एक सीमा थी कि इतने वर्षों तक, इतने वर्षों तक, इतने वर्षों तक। तो 1853 का था ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल का जो काम था उसका विधायी और प्रशासनिक दोनों काम को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। फिर कह रहा है इस अधिनियम में ही सिविल सेवकों के लिए खुली परीक्षा का शुभारंभ किया गया और भारतीयों के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि 1833 में शुरुआत के लिए कोशिश की गई थी और यहाँ पे शुरुआत की गई थी। और इसी के अंतर्गत 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था भारतीयों के लिए। दोस्तों 1854 में वेस्टर्न एजुकेशन को लेके एक और एक्ट आया था, आप कह सकते हैं, या आप एक ऐसा एक इंसान था, थ्योरी कह सकते हैं। तो वो कौन सा इंसान था आप मुझे कमेंट बॉक्स में लेके बताएंगे। वो एजुकेशन से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल के परिषद में सभी 6 सदस्यों का चयन। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कह रहे हैं कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया, पहले स्थानीय नहीं था। तो क्या इसमें गवर्नर जनरल जो था उसके परिषद में सभी 6 नए सदस्यों का चयन किया, 4 बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से, और स्थानीय प्रांतीय सरकारों से किया जाना था। नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों जो था
कंपनी का शासन जो मैंने बताया था 1773 से 1857 तक, तो वो तो ख़त्म हो गया। अब बारी आई थी ब्रिटिश ताज का शासन 1857 के जो रिवॉल्ट के बाद जो हुआ था, और एक कंटिन्यूसली 1858 से लेकर 1947 तक चला। जी हाँ, तो ये पूछ सकता है सवाल कि ताज का जो शासन था कब से कब तक था, तो अब दिमाग में रख सकते हैं कि जो था 1857 का विद्रोह, उसके बाद 1858 से लेकर आज़ादी तक। तो इस अधिनियम के बारे में अगर देखें तो इसे क्या कहा गया, 1850 का भारत शासन अधिनियम कहा गया। जी हाँ, पहले वो कंपनी एक्ट था, जितनी भी सारी चीज़ें हुई थी। तो कह रहे कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। तो इससे सवाल आता है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है, या फिर किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। तो दो सवाल आपके यहीं से बन गए। 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके विशेषताएं देखते हैं। कह रहा है कि भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया, जो मैं पहले बताया था मैंने 1773 के समय। फिर कह रहा है गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। जो भारत का जो गवर्नर जनरल था अब उसको वायसराय के नाम से बुलाया जाने लगा। और लॉर्ड कैनिन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बना था। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि उधर कैसे था कि 1773 में वॉरेन हेस्टिंग आखिरी गवर्नर ऑफ बंगाल और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर आप आगे चल के आएंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर वैसे ही यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग जो था आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और पहला वायसराय। फिर कह रहा है कि भारत में नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड ख़त्म करके द्वैत शासन की प्रणाली समाप्त कर दी गई और एक नए पद भारत के सचिव का सृजन किया गया। तो जो नियंत्रण बोर्ड थे वहाँ पे उसको ख़त्म करके एक नए पद सचिव का जो सृजन किया गया। और इसको जब देखेंगे आप ये 1947 में जाके वहाँ पे फिर ये ख़त्म हो जाता है। नोट पे ध्यान दें तो ये कह रहा है कि इस अधिनियम का मुख्य मकसद प्रशासनिक मशीनरी में सुधार कर इंग्लैंड से भारतीय शासन को कंट्रोल करना था। तो इसका मकसद जो ये था कि जितनी भी खामियां थी 1773 से 1857 तक, उसमें जितनी भी खामियां थी उसमें सरकार का, ब्रिटिश ताज का कोई 100% कंट्रोल नहीं होता था। तो इसको सुधार कर ये चाहते थे कि पूरे के पूरा जो शासन का जो कंट्रोल है अच्छे तरीके से ब्रिटिश ताज के हाथ में आ जाए। तो इस भारत शासन अधिनियम का मेन मुख्य जो मुद्दा था यही था। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आया भारत परिषद अधिनियम जो कि 1861 से लेकर 92, फिर 1909 3 अधिनियम लाया गया। और ये कह रहा है कि इन सभी अधिनियमों की ज़रूरत ब्रिटिश सरकार ने शासन चलाने के लिए भारतीयों की मदद के लिए पारित किया। और 1860 का अधिनियम भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वो कैसे माना गया आप देखेंगे आगे। तो 1861, 1892 और 1909 आपको 3 याद रखना है। भारत परिषद अधिनियम 3 बार लाया गया है यहाँ पे, तो दिमाग में बैठ जाएगा आपके, ठीक है। और तब तक उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि विशेषताएं में जो कि 1861 का है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो इस सवाल आता है कि कौन से अधिनियम में पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने में शामिल करने की शुरुआत की गई। कह रहे इस अधिनियम ने दोबारा से बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। जो आपने देखा था 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत बम्बई और मद्रास के गवर्नर काम कर रहे थे, तो उस समय से कैसे एक तरीके से सीमित कर दिया गया था, फिर यहाँ से दोबारा ये कर दी। तो वही कह रहे हैं मतलब इसने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा छीनी हुई शक्तियों को पलट दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम को और आगे तक ले गया। तो इसका जो मॉडिफिकेशन था शुरुआत 1833 के चार्टर अधिनियम से ही हो गई थी, अब इसको ही उसने क्या किया और आगे कर दिया। फिर 1862, 1866, 1897 में बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ। तो देख रहे हैं आप कैसे एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है कि कैसे विधान परिषद जो हमारे देश में होता है
कैसे कैसे आज जो बने हैं वो कैसे पृष्ठभूमि कब से तैयार हो गई थी। फिर केनिन द्वारा 1859 में शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। तो केनिन ने पोर्टफोलियो प्रणाली शुरुआत की थी उसी समय 1859 में। तो इसी 1862, 1866, 1879 में, सॉरी 97 में उसको क्या किया, एक मान्यता दे दी गई। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आया विशेषताएं में 1892। यह कह रहा है कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर काम शुरू करवाया। 2 बार काम हो गया है। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की भी संख्या बढ़ाई गई। तो जो सरकारी सदस्य थे जो थे गवर्नर के अंतर्गत, सॉरी वायसराय के अंतर्गत, उसके अलावा भी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। और कह रहा विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि कर तो बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर पर काम शुरू करवाया। तो बजट पर बहस करने का जो काम था शुरू कब हुआ, 1892 में, ये सवाल पूछता है। फिर देखते हैं विशेषताएं 1909 की, कि मार्ले इंग्लैंड का प्रधानमंत्री और मिंटो भारत का उस समय वायसराय था। तो इसे मार्लो मिंटो सुधार का नाम दिया गया और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया है। ये क्यों कहा गया आप देखेंगे। इसकी विशेषताएं देखते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। इसके पहले नहीं था। तो 1909 में ही ये शुरू हुआ और प्रथम सदस्य जो इसके थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इसको आप याद रखेंगे कि प्रथम ऐसा कौन सा भारतीय था जो कि 1909 में गवर्नर की परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का उसको हक मिला। कौन था पहला? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आया दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919। इसे कहते हैं क्रमिक रूप से 1919 भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 में जाकर लागू हुआ और उसका उपनाम देखें तो ये था मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग सचिव थे उस समय के और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। तो दोनों ने मिलकर इसको लागू किया था। इसके विशेषताएं देखें तो कह रहा है कि देश में पहली बार भारतीय विधान परिषद के साथ स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था राज्यसभा और लोकसभा का निर्माण किया गया और जो निर्वाचन था वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत किया गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज का जो हमारा अपर हाउस और लोअर हाउस जो है लोकसभा और विधानसभा, तो इसके पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार हो गई? 1919 में। फिर कह रहा है कि सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। तो 1909 में मुस्लिमों के लिए निर्वाचन का एक काम शुरू किया था। उधर मार्लो मिंटो जो आया था शासन अधिनियम, तो उसी समय राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट भी किया था कि ये जो पाकिस्तान का जो निर्माण था वो 1909 से ही शुरू कर दिया गया था। ये कह रहा कि इसमें कि इस अधिनियम में वोटिंग सिर्फ कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित रखा गया था। तो इसमें जो वोटिंग दिया गया था जो निर्वाचन में, वो कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित के रखा गया था। हर किसी को अधिकार नहीं था वोट देने का। फिर कह लोक सेवा आयोग का गठन और 1926 से केंद्रीय लोक सेवा आयोग के लिए भर्ती शुरू की गई। तो गठन शुरू हो गया 1926 से और शुरू की कब गई? 1926 से केंद्रीय लोक सेवा आयोग के लिए भर्ती। तो फिर कह रहा है पहली बार केंद्र के बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। अब देखें तो जो बजट है इंडिया में, एक केंद्रीय बजट होता है और एक राज्य का बजट होता है। हर राज्य एक अपना बजट भी करता है। तो देख रहे हैं कैसे पृष्ठभूमि यहाँ पे भी आके तैयार हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। इस अधिनियम के समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जिसको हम याद रखेंगे। तो 1919 में आपको पता ही होगा जालियांवाला बाग तक हुआ था, हिस्ट्री का पार्ट है। फिर देखेंगे कि इस साइमन कमीशन का भारत आना, जॉन साइमन को नए संविधान का पता लगाने के लिए भारत भेजा गया। और उसी समय जो था 1928 के समय आपको याद होगा गो साइमन गो का नारा दिया गया था, खिलाफ उसकी आवाज़ उठाई गई थी। क्योंकि इसके जो सभी सदस्य जो थे दोस्तों वो अंग्रेज़ी थे और इसने जैसे सब कुछ जो चला आ रहा था अभी तक उससे आगे जारी रखने की जो थी वो सिफारिश की थी। तो एक तरीके से ये सर्वे लेने आया था कि भाई जो जैसा चल रहा है उसे देख के बताओ
कि आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, तो उसने सिफारिश की थी। तो कह रहे आयोग के विचारों के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन किए गए। तो गोलमेज सम्मेलन दोस्तों कब कब हुआ था? आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है 1930, 31, 32 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपको अगर याद होगा तो। कह रहे थे कि साथ ही साथ संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे कुछ संशोधनों के साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि श्वेत पत्र कब जारी किया गया था, आप देखेंगे उसके तहत सुधार लाके 1935 में इसको शामिल कर लिया गया। और 1935 का जो इम्पैक्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा है। एक और घटना देखते हैं, कह रहे कि सांप्रदायिक अबॉर्ट की घटना और पुना एक्ट। तो इसी समय गोलमेज सम्मेलन के बाद जो भी चीज़ें हुई, तो क्या कि 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की, जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। और मुख्य जो था वो दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की सिफारिश कर दी। यहीं पे बवाल हो गया। और उसी समय गांधी जी का पूना और यरवदा जेल में अनशन और गांधी के बीच अमृत हो गया है, गांधी के बीच पूना एक्ट पर समझौता हुआ। तो आप देख सकते हैं 1909 में इन्होंने कैसे बांटा, एक तरीके से मुस्लिमों के लिए, फिर 1919 में सिखों, एंग्लो इंडियन, ईसाइयों के लिए, और अब कहाँ पे आ गए ये दलितों के लिए। और ये एक तरीके से कैसा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसी समय जब अंबेडकर ने उसमें शामिल वो हुए थे, उसी समय से कहीं ना कहीं इसको बांटने की और कोशिश की गई थी वहाँ पे। तो फिर गांधी जी से समझौता हुआ था पूना एक्ट में। एक सवाल आता है कि पूना एक्ट में कि गांधी जी ने हस्ताक्षर किया था, उसका जवाब होता है नहीं, और लोग सही कर देते कि हाँ किया था, क्योंकि पूना एक्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं था, कोई और था। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा किसने पूना एक्ट में सिग्नेचर जो था साइन किया था। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1935। खैर एक लंबा दस्तावेज जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। तो जिसमें देखते हैं जितने भी हमारे आर्टिकल्स और अनुसूचियां हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में बने, तो इसमें लंबा दस्तावेज के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषताएं देखें अगर, तो क्या है, केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा, संघीय सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय के आधार पर कर दिया गया। तो आप जब भी देखते हैं कुछ भी चीज़ें होती हैं, बांटा जाता है, वो चाहे आप एक तरह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हों जिसमें बांटा गया है, काफ़ी चीज़ें बांटी गई हैं, जो भी कि हाँ ये संघीय सूची में आता है, ये केंद्र का काम है, ये राज्य का काम है, और ये समवर्ती जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं। फिर क्या, केंद्र में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्त शुभ आरंभ किया गया। तो जो द्वैत शासन चलता आ रहा था केंद्र में 1919 में, उसको समाप्त कर दिया गया। फिर क्या, 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम, बम्बई, मद्रास, मतलब विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया गया। तो पहले आप देखा होगा कि अपर हाउस, लोअर हाउस केंद्र में था, याद करिए, राज्यसभा और लोकसभा। अब यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद का भी गठन कर दिया गया। तो बिहार में जैसे कि है अपर हाउस, विधान परिषद और विधानसभा है वहाँ पे, तो ठीक वैसे ही ये 1935 में हो गया। तो क्या, मताधिकार का विस्तार कर लगभग 10% लोगों को मताधिकार प्राप्त किया गया। तो जो पहले कर शिक्षा संपत्ति के आधार पर किया जाता था, तो इसको थोड़ा और विस्तार किया गया, और यहाँ पे पूरे भारत की संख्या में 10% लोगों को ये दिया गया था। लेकिन अभी भी कुछ थे उसके अंदर, कंट्रोल किया गया था। और इसी समय दोस्तों एक और मुख्य चीज़ें हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के समय हुई थी। फिर क्या, संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब जैसे देखते हैं कि एक तरीके से मैं नॉर्मल में भाषा में समझाऊँ, स्टेट PCS, यूपी PCS और स्टेट PCS, तो ठीक वैसे ही कह रहा है कि संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग। तो आप दिमाग में ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह कह रहा है कि 20 फरवरी को प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगी। तो सवाल आता है
कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत का ब्रिटिश का जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो ब्रिटेन का कौन था, तो एटली था। इसकी विशेषताएं देखें। कह रहे कि विशेषताओं में कि इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजन कर दिया। तो मतलब जो वायसराय अभी तक चला आ रहा था 1858 से, वो आके समाप्त कहाँ हो गया, 1947 में। तो ये कह रहा ये शक्ति प्रदान की गई कि दोनों राज्य ने संविधान का निर्माण और क्रियान्वित होने तक अपने अपने क्षेत्रों के लिए विधानसभा का गठन कर सकते थे। पहला ये था। फिर था ब्रिटेन में भारत सचिव पद को समाप्त कर दिया गया। इसकी शक्तियाँ राष्ट्रमंडल के राज्यों सचिव के स्थानांतरित कर दी गई। तो आपको याद होगा कि वहाँ पे एक शुरुआत की गई थी जो मैंने बताया था आपको, और कौन पहले बने थे, सत्येंद्र जी जो थे वो बने थे वहाँ पे किस में, 1892 वाले अधिनियम में, उस वाले एक्ट में। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। उसी चीज़ को ये करा कि वहाँ पे समाप्त कर दिया गया। फिर इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द भी समाप्त कर दिया। तो पहले सम्राट बोले जाते थे, उसको समाप्त कर दिया गया। फिर क्या, प्रथम स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं विलियम बेंटिक और माउंटबेटन, तो एक तरीके से नाम है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम MCQ पे, जो मैंने 1 लाइनर बनाया है। एंड चिंता मत कीजिए, इसमें मैं आंसर छुपा के नहीं रख रहा। यहाँ पे देखेंगे हम, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, की प्रदान किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और 1774 में कोलकाता में किया गया था। इसमें देखेंगे नोट में कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रदान किया गया था। जो मैंने सवाल पूछा था कि प्रथम न्यायाधीश कौन थे, मैं बता देता हूँ। इसके प्रथम न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे, इसके प्रथम न्यायाधीश थे। और इसी एक्ट के समय बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और प्रथम कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। फिर नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773। अब इसको देख सकते हैं एक तरीके से दिमाग में। फिर है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो ये था 1813 चार्टर एक्ट, और इसी एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज का अधीन कर दिया गया। जैसे मैंने बताया था कि कंपनी का शासन 1773 से 1857 तक और 1858 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का अधिनियम जो था वो हुआ। कृषि अधिनियम में गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। पहले थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। वो था 1813 का चार्टर अधिनियम। नोट में देखिए कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत राजनीतिक कार्य को छोड़कर सभी तरह के व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे, जैसे मैंने पहले बताया था। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे किस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। भारत परिषद अधिनियम 1861। कह रहे कि 1892 के अधिनियम में पहली बार वार्षिक बजट पर बहस करने के और सरकार पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो एक और आंसर देख लीजिए। फिर क्या 1909 के मार्लो मिंटो सुधार में बजट पर विवेचना करना था और उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया था। मतलब जो बजट थे उसका विवेचना करना, उसके प्रश्न करने का अधिकार दिया गया था। फिर देखिए वोटिंग का अधिकार नहीं था, लेकिन निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया था। तो ये तो 1919 में जाके आपने देखा होगा, वहाँ पर शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये था 1 अक्टूबर 1937 भारत सरकार अधिनियम। मुख्य न्यायाधीश उस समय के कौन बने थे, प्रथम सर मॉरिस ग्वेर। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था। जी हाँ, ये था 1919 भारत सरकार अधिनियम।
और देखते हैं इसमें कह रहा है कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में ही पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली अपनाई गई। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। तो कह रहा है प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर, जो 1919 में हुआ था, केवल केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम में है? तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ये आर्टिकल में आता है 123 में। नेक्स्ट देखते हैं, क्या 11 क्वेश्चन की 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो ये था गवर्नर जनरल को। 12 देखते हैं, कह रहे किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? तो दोस्तों ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 और 2 नए प्रांतों का निर्माण हुआ था, सिंध और उड़ीसा का। आपको याद है कि 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। तो बस इतना याद रखिए, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? वो था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 14 नंबर, बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। मैं रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है? ये था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। मैंने सवाल पूछा था आपसे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था? ये था 1833 का चार्टर अधिनियम और ये कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर क्या 17 नंबर सवाल, ब्रिटिश ताज का शासन का काल कब से कब तक का है? तो यह 1858 से लेके 1947 तक। नेक्स्ट कह रहा है कि किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है? तो यह था 1858 का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कह रहे किस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? तो यह था भारत शासन अधिनियम 1858। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 20 नंबर सवाल देखते हैं, कह रहे कि किस अधिनियम में पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? तो वो था 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? तो ये थे लॉर्ड मिंटो को। 1909 मार्लो मिंटो सुधार में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों ये शुरू हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 को लागू हुआ, मॉन्टेग चेम्स सुधार भी के नाम से जाना जाता है। पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभ किया गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे ब्रिटिश शासन अधिनियम में महत्वपूर्ण और लंबा अधिनियम कौन था? तो वो था 1955 का भारत सरकार अधिनियम, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थीं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन कब विभाजन की योजना पेश की? तो वो था दोस्तों 3 जून 1947 और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटन बेंटन ही थे और पहले भारत के गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के वही थे। तो दोस्तों जो ये था आज का हमारा एक पृष्ठभूमि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मैंने आपको बताया। तो आपका जो चैप्टर है 1773 से 1947 तक का आपका ख़त्म। जितने भी सवाल हैं आप इसमें देख सकते हैं। कोई सवाल आपसे अगर लगता है कि छूट गया हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं बनाऊंगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे थे, मेकिंग ऑफ संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन है उसे देखेंगे। तो दोस्तों बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो बनाई है, मैंने फ़ैन बंद करके के अभी मैं पूरे पसीने पसीने हो रखा है मेरा बॉडी। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो बीपीएससी अड्डा फैमिली में आप सभी का स्वागत है और चलिए हम एक नई सीरीज़ से तैयारी शुरू करते हैं और हम सब मिलकर तैयारी करते हैं। और सजेशन आप दे सकते हैं और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं वैसा करूँगा। और बात अब आती है दोस्तों कि पीडीएफ का, तो मैं एक लिंक कमेंट बॉक्स में शेयर करूँगा फॉर्म। तो जो सीरियस लोग हैं वो फॉर्म भरेंगे, अपना नाम अपना ईमेल एड्रेस, मैं उनको लिंक जो है फॉर्म का पीडीएफ का डायरेक्ट भेज दूँगा।
मैं इसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वही लोग जुड़े मेरे चैनल से जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। वरना आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे दोस्तों, आप देखिए, जो लोग टाइम पास करना चाहते हैं वो टाइम पास करें, लेकिन मेरा मकसद है तैयारी सही से हो सबकी, हम सबकी तैयारी सब सही तरीके से हो। मैं एचडी के भी कुछ वीडियो बनाऊंगा, और मैं अब जितने भी वीडियोस बनाऊंगा देखते हुए कि हाँ कौन सा, क्योंकि मैंने बीपीएससी 65, 64 और 63 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, उसको एनालाइज़ किया कि किस किस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो मैं उस पे जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक सीरीज़ लेके आऊँगा। हर सप्ताह 20 क्वेश्चंस का मैं कोशिश करूँगा देने के लिए विद एक्सप्लेनेशन। और मुझे उम्मीद है कि उसमें से अगर मैं 100 नंबर का क्वेश्चन देता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि उसमें से 10 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल हमारा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और मुझे उम्मीद है आपको पढ़ाई अच्छी लगी होगी आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।